एक अच्छी खासी रकम बचाई जा सकती है जो तनख्वाह हासिल करने वाले एम्प्लॉइज। जाहिर तौर पर नए रिजीम में 3 लाख आय पर अब किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है। और देखिए लगातार हेडलाइंस यही बनती हैं कि मध्यम वर्ग के लिए क्या खास है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए पिटारा खोल दिया है और सैलरी क्लास के लिए, सर्विस क्लास के लिए टैक्स में एक बड़ी छूट है। 7 से 10 लाख की जिनकी आय है उन पर 10% टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ 3 से 7 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना होगा। नई रिजीम में 3 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं है। तो मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जुड़ गया है। ये 7वां बजट उन्होंने पेश किया है। कई बड़ी सेक्टर्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए उन्होंने घोषणा की है। आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान से उन्हें राहत मिली है, एक्सपर्ट्स के साथ आसान भाषा में हम ये समझेंगे। लेकिन जो बड़ी बातें हैं वो अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। देखिए महंगा और सस्ता की बात होती है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। यहाँ पर हमने दिखाया भी था कि मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं। अब जो ये घोषणा की गई है इसमें मोबाइल फोन सस्ते होंगे और सोने और चांदी के आभूषण भी अब सस्ते हो गए हैं। तो ये 2 चीजें अभी फिलहाल महिलाओं के लिए भी खुशखबरी है, खासतौर पर जो गहने की शौकीन है। अब जो आपका गहना है वो सस्ता होगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी इसकी घटा दी गई है। और अगर प्रदेशों के लिहाज से देखें तो एक तरफ उड़ीसा के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार, चूंकि ये एनडीए की सरकार है, इस एनडीए की सरकार में सहयोगियों का खास ख्याल रखा गया है। बिल्कुल ख्याल रखा गया। और बिहार को कल भले ही निराशा इस रूप में हाथ लगी कि किसी तरह का प्रावधान नहीं है स्पेशल पैकेज का, लेकिन आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए और साथ ही साथ रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, पैदा करने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। कई सारा बहुत बड़ा बजट आवंटित बिहार के लिए किया गया। आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है एक तरह से कहें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग राज्य हुए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई और आंध्र प्रदेश अभी अपनी विकास की ओर अग्रसर है। और फिलहाल नई सरकार आई है तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। 15,000 करोड़ का अतिरिक्त यहाँ पर पैकेज दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। तो ये जो मांग थी आंध्र प्रदेश की वो काफी हद तक पूरी हुई है। बिहार के लिए भी कई पिटारे खोले गए हैं, जैसे कि कॉरिडोर जो है काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बनेगा। इसके साथ एक्सप्रेस वे बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने के लिए भी, यहाँ पर विकास करने के लिए भी बातें कही गई हैं। तो क्या बड़ी बातें हैं ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही 15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स स्लैब में काफी चेंजेस हैं और कितनी राहत फिर आपको मिल पाएगी ये जरा जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे तो वो भी आसान भाषा में आपको बताएंगे। हाँ, और साथ ही साथ इसमें ये भी चीज निकलकर सामने आई कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसको लेकर कुछ बात कही जा रही थी। हालांकि हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार का लगातार फोकस रहा है। फिलहाल अगर बात करें कि कुछ रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं विपक्ष की तरफ से। इस बजट को लेकर कहा गया है कि जो फूफा जी हैं, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो फूफा जी हैं इस सरकार के, नीतीश जी और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उनको खुश करने की कोशिश है, लेकिन वो खुश होने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ ये जो पहली बार नौकरी पाएंगे, यानी ये बड़ा ऐलान किया गया है कि जो पहली बार नौकरी हासिल करेंगे उनका जो पीएफ कटता है, जो प्रोविडेंट फंड कटता है, एक तो शेयर उनका खुद का होता है सैलरी में से और दूसरा उनके एम्प्लॉयर की तरफ से वो शेयर दिया जाता है। अब जो पहली बार नौकरी हासिल करेंगे तो उनको सबसे पहले 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्रोविडेंट फंड में उनका शेयर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये एक कहें कि बड़ा तोहफा है। दूसरी तरफ बात करें कि जो मुद्रा लोन 10 लाख रुपए की सीमा थी, उस मुद्रा लोन की सीमा बढ़कर 20 लाख हो गई है। अब ये ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में भी यहां पर हम अपने दर्शकों को समझा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए हो गया है, 50,000 से बढ़कर ये 75,000 हो गया है। देखिए पहले ये डिडक्शन 50,000 रुपए हुआ करता था, अब ये बढ़कर 75,000 हो गया है। नए टैक्स स्लैब में 25,000 रुपए की राहत मिली है। 3 लाख तक के जो आपकी सैलरी है उस पर कोई टैक्स स्लैब नहीं लगेगा। जो 3 लाख से जो 7 लाख तक की सैलरी उसमें 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक की सैलरी पे 10% लगेगा। उससे आगे फिर और भी चीजें रखी गई हैं, उसको और हम सिंप्लीफाइड तरीके से जब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि पुरानी रिजीम में कोई बदलाव नहीं है, ये भी बताना दर्शकों को बेहद जरूरी है। बहुत सही बात आपने कही, चूंकि पुरानी रिजीम
जो नई रिजीम लाई गई है, उस नई रिजीम को लाया ही इसीलिए गया है कि हमें धीरे धीरे पुरानी रिजीम को खत्म करके न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना है। तो मतलब आप अभी दोनों ऑफर दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को, न्यू रिजीम का भी, ओल्ड रिजीम का भी। ओल्ड रिजीम के साथ साथ अभी आप अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो न्यू रिजीम के जो फायदे सामने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अब ये खत्म करना है ओल्ड रिजीम आगे आने वाले समय में। तो इस लिहाज से ये तो सर्विस क्लास की हमने बात कर ली, सैलरी क्लास की बात कर ली। अब किसान भी बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे थे, तो उनके लिए क्या घोषणा है, क्या पिटारे से वित्त मंत्री के निकला है, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। बजट में फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर खास फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती पर जोर रहेगा। अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को कई तरह की मदद मिलेगी। दलहन और तिलहन को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस रहेगा। सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए भी क्लस्टर बनाने की बात कही गई है। नेचुरल फार्मिंग पर भी खास फोकस किया जाएगा। कृषि रिसर्च में सुधार करके सरकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि मौसम में बदलाव होने पर भी फसलों पर पड़ने वाले बुरे असर को रोका जाए। 32 तरह की फसलों की 109 किस्में विकसित की जाएंगी। इस तरह से किसानों को ऐसी फसल उगाने में मदद मिलेगी जिनका उत्पादन बढ़ाया जा सके और उसकी आमदनी बढ़ाई जा सके। साथ ही सब्जियों के उत्पादन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर भी फोकस किया गया है। इनके उत्पादन के साथ स्टोरेज और मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी। इसका मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। कुछ योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है जो बजट में पहले भी ऐलान की जा चुकी हैं। खेती में खासतौर पर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, विशेषज्ञों की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नए वैरायटी को बढ़ावा देने की भी बात इसमें कही गई है। जी हाँ, ये जिस तरह से आपने बात रखी सामने, और कोशिश सरकार की यही है कि जो देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर भी बड़े स्तर पर आधारित है, और हमारा देश गांव में बसता है और देश की 70% आबादी अगर गांव में रहती है तो खेती पर ही वो निर्भर है। तो अगर उनके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए रियायतें देनी भी जरूरी हैं, और अवसर उनकी उपज के सही दाम के रूप में मिलें, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। इस वजह से कृषि क्षेत्र में बेहतर निवेश की बात कही गई है, आमदनी बढ़े, और लगातार प्रधानमंत्री की यही बात सामने आती रही है कि जो किसानों की जो आय है वो दोगुनी होनी चाहिए। किसानों के साथ साथ अब रविंदर जी यहाँ पर जरा युवाओं के लिए भी हम देख लेते हैं। रोजगार सृजन पर चूंकि लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से कर रहा था, तो वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि महिला, युवा, गरीब और किसान, अंतरिम बजट में भी हमने इन पर फोकस किया था, और इस बार भी हम फोकस इसी पर कर रहे हैं। तो रोजगार पर बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कहा है कि रोजगार देने वाली संस्था को सरकारी मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान किया, 10 लाख युवाओं को ईपीएफ का फायदा देने का भी ऐलान किया गया है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल पाएगी, यानी कुल मिलाकर इससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद तो मिलेगी ही। इतना ही नहीं, सरकार ने ऐलान भी किया है कि अगर कोई कंपनी युवाओं को नौकरी देती है तो इसके पहले सैलरी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। सरकार के इस कदम से लाखों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होने की अब उम्मीद जगी है। मतलब पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर नौकरी अगर देते हैं, प्राइवेट जॉब अगर लगती है तो उसमें सरकार की तरफ से शेयर 15,000 रुपए 3 किश्तों में ये आएगा। हाँ, साथ ही सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि बड़ी कंपनी में युवाओं के स्किल में सुधार लाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी और इंटर्न को महीने के 5,000 रुपए भी मिलेंगे। इसके बाद युवाओं को देश के टॉप 500 कंपनी में नौकरी के अवसर भी सरकार पैदा कराने में कोशिश करेगी। जी हाँ, तो इसका मकसद ये है कि एक तरह से युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा, युवाओं को एक्सपीरियंस हासिल करने का मकसद मिलेगा, और काम करने के दौरान स्टाइपेंड जो है, मानदेय जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इसके बाद फिर मोटिवेट किया जाएगा सरकार, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उनको बताया जाएगा कि देखिए ये युवाओं की तरफ से स्पेशल फील्ड में काम किया गया और फिर उन्होंने ये कार्य हासिल किया है, दक्षता हासिल की है, और अब ये पूरी तरह से मार्केट में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसी लिहाज से ये एक बड़ा फैसला है। और कुल मिलाकर जैसा आप कह भी रही हैं, हम भी बता रहे हैं कि कृषि, महिलाएं
और युवाओं के लिए अरबाज हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मैं अरबाज नहीं, निसार साहब शायद हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। निसार जी जो कि अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट हैं। हाँ, अरबाज भी बिल्कुल सही आपने कहा, अरबाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अरबाज आप ही का रुख करता हूं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, शायद इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, सीधा बात कीजिएगा उनसे, कैसा उनको लगा ये बजट? इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा पूरी टीम थी, इन्होंने सिफारिशें भी पहले दी थी और राजस्थान के टॉप क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट। अरबाज में लौटता हूं, हमारे को जरा ये कमांड क्लियर नहीं हुई, एक बार हम जनाब निसार साहब के पास चलते हैं। निसार साहब बता दीजिएगा जरा इस बजट की मोटी मोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें और जहां कमी रह गई है उसको भी उल्लेख कर दीजिए। आसान भाषा में अगर आप समझाएं तो मुझे लगता है दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस भी यही दर्शकों से किया है कि आसान भाषा में आम जनता के लिए बजट कैसा है। जी जी, तो आसान भाषा में और आम जनता के लिए तो इस बजट में जो मुख्य रूप से रोजगार पे जो बहुत फोकस किया गया है, उनके वो इस पे आधारित है कि जो इंसेंटिव दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो लोगों को एम्प्लॉय करें, लोगों को अपने यहाँ रोजगार दें। लेकिन वो मतलब वो इस पे भी थोड़ा उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मतलब उनके पास रोजगार होना चाहिए जगह लोगों को रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ इंसेंटिव की वजह से वो 1 महीने की सैलरी देने की वजह से वो नहीं रख लेंगे, क्योंकि आगे फिर उनको सैलरी देना है, तो उनके पास वो क्रिएट होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक जरूरी चीज इसमें ध्यान रखने की है। लेकिन ये बूस्ट जरूर करेगा कुछ हद तक, जहां पे अगर वो हिचकिचाते रहेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि हम नए एम्प्लॉय रखें ना रखें, उसको एक बूस्ट उनको मिलेगा कि अगर उन्हें जरूरत है तो उनको रखनी है। तो ये एम्प्लॉयमेंट पे और स्किल पे जो जोर है, क्योंकि कल जो आया था इकोनॉमिक सर्वे, उसने कहा था कि हमारे यहाँ स्किल्ड लोगों की कमी है और इस स्किल की खासी जरूरत है। इस जो कौशल युक्त लोग हों, जिनके पास अलग अलग तरह के कुशलताएं हों, जो काम कर सकें अलग अलग तरह के इंडस्ट्री में, उद्योगों में। तो फिर इस बजट में सरकार ने कल से ही वो लग रहा था कि इस पे सरकार बात करेगी, पहले भी बात करती रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम से उनके सारे लोगों को मदद उसी के। तो स्किल पे दूसरा जो फोकस है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। कृषि को लेके कही गई हैं बातें, उनके अभी फाइनल डिटेल्स थोड़े देखने पड़ेंगे, लेकिन ये तो है कि उन्होंने कृषि में जो फोकस किया है रिसर्च पे, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसकी जरूरत है हमें, कि एग्रीकल्चर में रिसर्च में हम पिछड़े हुए थोड़ा रहते हैं पहले से, तो उस पे जो फोकस है वो मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज लगा। लेकिन ये तो दूरगामी परिणाम होता है ना, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। इंस्टेंट यहाँ पर किसानों के लिए क्या है ये भी हम समझेंगे आपसे। अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अरबाज, वहां टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं और आपने बताया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कैसा लगा ये बजट, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में जो CII है राजस्थान, उसके चेयरमैन खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो हाईलाइट हैं बजट की इंडस्ट्रीज के लिहाज से पहले उन पर नजर डालते हैं। सर, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट, जो आम आदमी के समझ में आ सके इंडस्ट्रीज के हाईलाइट क्या इम्पैक्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ये इस बजट को 2 भाग से देखना चाहिए। एक भाग है सोसाइटी को इंक्लूड करने के लिए क्या किया गया है, उसमें स्टूडेंट लोन का बात है, उसमें फार्म सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने की बात है, जिससे कि फार्मिंग इक्विपमेंट सस्ता होंगे, फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम होगा। दूसरे तरफ में जो फूड फॉर पुअर स्कीम था उसको 5 साल और बढ़ाया गया है, तो एक पोर्शन उसको एड्रेस किया गया है। दूसरा पोर्शन में देखिए कि ऊर्जा का क्षेत्र में हमारे गवर्नमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया को अगर विकसित भारत बनाना है तो न्यूक्लियर पावर एक इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा रहेगा। इसके चलते छोटा माइक्रो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उस दिशा में इन्वेस्टमेंट, उसमें इंपोर्ट, उसका रिसर्च, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऊपर से 11 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन का प्रपोजल है। उसके ऊपर से मान लीजिए जो हमारे इंडियन का जरूरत में जो चीज है, जैसे सोलर पावर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, ऑक्सीजन फ्री कॉपर हो चाहे सिल्वर हो, इस सब में इंपोर्ट में ड्यूटी कम कराया गया है। और पंप हाइड्रो स्टोरेज, इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है सो दैट ग्रीन पावर बने। इंडिया का 60-70% एम्प्लॉयमेंट होता है टूरिज्म सेक्टर में। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए जो टूरिज्म है, जैसे बहुत फेमस साइट्स है, चाहे राजगीर नालंदा हो, चाहे काशी हो या उड़ीसा का सेक्टर्स हो,
इसके साथ साथ जो